नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। यूपी पुलिस वालों का इंतज़ार फाइनली ख़त्म हो गया है। जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, उनकी इंतज़ार ख़त्म हो गया है और फाइनली नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल जानकारी ले लेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की कितनी वैकेंसी आई है, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, एज में छूट मिली है या नहीं मिली है। ये सारे मेन जो पॉइंट हैं जो हर बच्चा जानना चाहता है, तो इस वीडियो में ये सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, बट पूरे नोटिफिकेशन को हम जस्टिफाई कर लेंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। प्लीज़ आप अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। अंत में मैं आपको ये भी बताऊँगा किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट से आपको कहाँ से तैयारी करनी है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो अंत तक आप ज़रूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा यहाँ पे स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा ये निकाला गया है। और ये देख लीजिए PRB एक संख्या दिनांक दिसंबर 23, 2023 आज का ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे देख लीजिएगा विज्ञापन एवं अन्य संगत सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट, ये UPPBG जो भी है .gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो इस वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वैसे हम इस वीडियो में भी जानकारी लेने वाले हैं। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा जो बच्चे हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो बच्चे इस फॉर्म को ज़रूर भरें। जिनकी भी एज है या जो एलिजिबल हैं बच्चे इस नोटिफिकेशन के लिए, इस वैकेंसी के लिए, वो प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर भरें क्योंकि हरियाणा में बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो हाई है ही। वैसे भी वैकेंसियाँ नहीं निकल रही है। CET के उलटफेर में ऐसा उलझा रखा है हरियाणा सरकार ने। तो प्लीज़ आप अपना CET में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, उसकी तैयारी लगातार करते रहें। बट अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को भी ज़रूर भरिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर भरिएगा अगर आप हरियाणा से हैं, क्या आप फॉर्म भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सारा सजेशन, सारी जो भी स्ट्रेटेजी होगी आपको बता दी जाएगी। किसी भी चीज़ की टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस मतलब कि कांस्टेबल की ये पद है। सीधी भर्ती 2023 की है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिला, फीमेल और मेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षी नागरिक कांस्टेबल पदों पर बैंड 5500 से 2000, ग्रेड पे 2000 का है। वेतनमान मैट्रिक्स रुपये 21,700 के अंतर्गत भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये इन्होंने छोटी छोटी जानकारी बताई गई है। और पदों की संख्या देख लेते हैं। अनारक्षित जो जर्नल के कैंडिडेट हैं 24,000 प्लस इसके अंदर वैकेंसी आई है। EWS के लिए 6,000 वैकेंसी आई है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए इसमें 16,000 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति के लिए 12,000 वैकेंसी है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,200 वैकेंसी है। तो टोटल मारे तो इसका 60,244 ये वैकेंसी बैठती है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये इतिहास की यूपी पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। 60,244 वैकेंसी है। किसी भी कैंडिडेट के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो डेडिकेशन है गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता है, तो इससे बढ़िया मौका मुझे नहीं लगता कि उसके पास कभी कोई आएगा। इलेक्शन ईयर है 2024, ये वैकेंसियाँ और इंक्रीज होंगी। यकीन मानिए, इसकी तैयारी में लग जाइएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म ज़रूर डालिएगा। आगे देख लेते हैं, एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे। यू डोंट वरी। आरक्षी नागरिक पुलिस पात्र होंगे, फीमेल और मेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और हम देख लेते हैं ये आवेदन की समय सारणी देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन जो आपके भरने की तिथि है 27/12/2023 मतलब 27 दिसंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट आपकी 16 जनवरी रखी गई है। ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट हो 1 या 2 दिन में फॉर्म फिलअप करके इस स्टेज से आप बाहर निकल जाइएगा और तैयारी में इसकी आज से ही लग जाइएगा। ज़्यादा टाइम ये मत सोच के चलिए कि एक साल या 2 साल इस भर्ती को कंप्लीट होने में लगने वाला है। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। जितना जल्दी हो सके 5 या 6 महीने आप अपने अकॉर्डिंग मान के चलिए। 5 या 6 महीने में आपका रिटन एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप अपना मार्च या अप्रैल में
3 या 4 महीने मान के अपनी तैयारी कीजिए, लगातार तैयारी करते रहिए, 8 से 10 घंटे आप इसको दीजिएगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। आवेदन शुल्क की बात करें तो 400 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा। नोटिफिकेशन फ़ीस मतलब जो ऑनलाइन फ़ीस आपसे ली जाएगी वो 400 रुपये लिया जाएगा। पहली क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत का नागरिक हो, तिब्बती, ये थोड़ा सा बताया गया है, देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, बाकी ये यहाँ पे बताया भी गया है। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो हम ये देख लीजिएगा, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। तो 10वीं और 12वीं का कक्षा अगर आपने पास की है या उसके समकक्ष आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ये यहाँ पे बता दिया गया है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। तो ये बताया गया यहाँ पे कि जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट वो होने चाहिए, अदरवाइज आप नहीं भर पाएंगे। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे एट ए टाइम जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ पे अपीयरिंग वालों के लिए भी बताया गया, अपेक्षित शैक्षिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी छात्र नहीं होंगे। मतलब जो बच्चे रनिंग में चल रहे हैं जिनकी +2 क्लास, तो वो इसके लिए अपीयर नहीं होंगे, मतलब वो फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ पे ये इन्होंने बताया गया है। और अधिमानी अर्हता देख लीजिएगा, जिनको अधिमानी अर्हता है मतलब प्रेफरेंस मिलने वाली है, जिस भी किसी बच्चे या लड़की बच्ची के पास, मतलब फीमेल या मेल के पास डोएक NIELT के सोसाइटी के द्वारा कंप्यूटर में ओ स्तर का लेवल मतलब प्रमाण पत्र है, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का B प्रमाण पत्र है, तो इन सभी छात्र छात्राओं को थोड़ी सी प्रेफरेंस एक्स्ट्रा दी जाएगी। यहाँ पे ये इन्होंने बताया गया है। आयु की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों का ध्यान आकर्षित कर रहा है ये पॉइंट। आयु मोटा मोटा मैं आपको ये बता दूं, अभी तक इसमें कोई भी एज की छूट नहीं दी गई है। बहुत से बच्चे सोच रहे थे जो कि एज में छूट मिलेगी, तो वो पहले ही इसके अंदर बाहर हो चुके हैं। बट हमारा ये सजेशन है कि एज में छूट देनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये भर्ती आई है, तो छूट तो मिलनी चाहिए। बाकी देखते हैं जो यूपी सरकार है, योगी जी है, वो छूट देते हैं या नहीं देते, ये तो आने वाले समय में बताएंगे। बट अभी के लिए इतना आप जान लीजिए, अभी तक इस नोटिफिकेशन में यूपी पुलिस कांस्टेबल में कोई छूट नहीं दी गई है। हम एज देख लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए एज देख लीजिएगा, 1/7/2023 को आपकी एज काउंट की जाएगी। मिनिमम 18 वर्ष की आयु आपके पास होनी चाहिए, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, मतलब 22 वर्ष से कम की आयु होनी चाहिए। 18 वर्ष से 22 वर्ष से के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से और तथा 1 जुलाई 2005 इन दोनों के बीच में आपका जन्म हुआ है। या तो आपका जन्म 2 जुलाई 2001 को हुआ है, या फिर आपका जन्म 1 जुलाई 2005 को हुआ है, या फिर आपका जन्म इन दोनों डेट्स के बीच में हुआ है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। ये इसमें बताया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महिलाओं की एज की बात करें तो 1/7/2023 वही आपकी एज काउंट की जाएगी। मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, और 25 वर्ष में मैक्सिमम आपकी एज 25 वर्ष होनी चाहिए। तो मेल के लिए 18 से 22 है, और फीमेल के लिए 18 से 25 है। जो आपकी एज है वो देख लीजिए, या तो आपका जन्म 2 जुलाई 1998 को होना चाहिए, या फिर आपका जन्म 1 जुलाई 2005 को होना चाहिए, या फिर आपका जन्म इन दोनों डेट्स के बीच में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगी। फीमेल्स के लिए यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे ये बता दिया गया है, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, ये OBC SC ST के बारे में बताया गया है। अन्य श्रेणियां केवल उत्तर प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे सिर्फ उनको ही एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो अदर स्टेट्स के बच्चे होंगे वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। मैं पहले ही आपको बता देता हूं, अगर आप अदर स्टेट के, किसी हरियाणा के, पंजाब के, उत्तराखंड के, या किसी भी स्टेट के हैं, चाहे आप SC में हैं, ST में हैं, डजेंट मैटर, आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। सिर्फ यूपी के बच्चों को ही एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आयु सीमा में छूट, शासनादेश ये यहाँ पे बताया गया है। चरित्र यहाँ पे ये बताया गया, चरित्र देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये ऐसे ही है थोड़ा सा। आप वैवाहिक परिस्थिति में ये कोई काम की चीज़ नहीं है आपकी। जो जो आपकी मेन चीज़ रहने वाली है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया देख लीजिएगा आप। भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पे ये बताया गया है, भर्ती प्रक्रिया देख ली। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन के समय संशोधित के अधीन किया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड, ये यूपी की ऑफिशियल पुलिस की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है, यहाँ पे ये देख लीजिएगा।
लिखित परीक्षा में क्या पूछा जाएगा हम देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में क्या कहा गया है देख लीजिए। लिखित परीक्षा में कहा गया है ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे जो ऑफलाइन ये देख लीजिएगा, ऑफलाइन आपकी परीक्षा होने वाली है। ऑफलाइन आपकी परीक्षा होने वाली है, सम्मिलित की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 300 अंक की होगी, टोटल 300 अंक की आपकी परीक्षा होगी, जिसकी समय अवधि 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे, मतलब 4 सेक्शन होंगे, 400 सेक्शन होंगे और 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 4 सेक्शन कौन से होंगे? सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा आपसे, सामान्य हिंदी आपसे पूछी जाएगी, संख्यात्मक मानसिक योग्यता रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, मैथ पूछा जाएगा, मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धता एवं तार्किक क्षमता रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। ये 4 सेक्शन रहने वाले आपके पेपर में। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रखी गई है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक आपको दिए जाएंगे। आरक्षित नियमानुसार अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर 0.5 ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। मतलब अगर आप सही उत्तर करेंगे तो आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिया जाएगा, और अगर आप गलत उत्तर करेंगे तो आपका 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो ये यहाँ पे बताया गया। पहली स्टेज आपकी लिखित की होगी। सेकंड देख लेते हैं हम। परीक्षा OMR आधारित, वही ऑफलाइन होगी आपकी, परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांक के विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ पालियों में कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के साथ एक अधिक पालियों अथवा एक से अधिक दिनांक के विभिन्न पालियों में कराए जाने की दशाओं में ये देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन भी होगा। यहाँ पे इन्होंने पहले ही बता दिया है, मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर डेफिनेटली सी बात है, 60,000 वैकेंसी है तो बहुत सारे कैंडिडेट भरेंगे और बहुत सारे दिन इनका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, बहुत सारी पालियों में एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होने वाला है। और अंत में हम कट ऑफ या फिर सेफ स्कोर के बारे में भी बताऊँगा मैं आपको कि कितना आप सेफ स्कोर मान के तैयारी कीजिए। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड पर उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी। ये थोड़ा सा देख लीजिए, बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, कोई ज़्यादा खास चीज़ें नहीं हैं। और हम नेक्स्ट आ जाएंगे 3 प्रतियाँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है कि भाई बेसिक सी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स वाली चीज़ें नहीं है आपकी, यू डोंट वरी। जो मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद देख लीजिए, लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानसिक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियां समय समय की यथासंभव बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया है जो भी लिखित परीक्षा की डेट होगी, उसके बाद जितना भी प्रोसेस होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मैंने ऊपर बताई थी वहाँ पर बता दिया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेबसाइट से पहले आपको हम सूचित कर देंगे, यू डोंट वरी। उसके बाद हम देख लीजिए अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक प्रणाली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब फर्स्ट स्टेज आपकी रिटन एग्जाम होगा पहली स्टेज में। सेकंड स्टेज आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है सेकंड स्टेज में। और ये देख लीजिएगा, यहाँ पे बताया गया अभिलेखों की समीक्षा लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठ सूची तैयार की जाएगी। मतलब रिटन एग्जाम की एक लिस्ट तैयार की जाएगी, पहली मेरिट लिस्ट यहीं से बनाई जाएगी। उसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी लंबवत क्षैतिज के दावे की पुष्टि करने के लिए अभिलेखीय प्राणीय पात्र अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता के संबंध में ये बताया गया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद ये देख लीजिएगा फिजिकल स्टैंडर्ड, पहले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, दूसरे में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होने वाला है। और इसमें क्या होने वाला है देख लीजिए, पुरुष ये ऊंचाई लंबाई वगैरह नापेंगे, चेस्ट वगैरह नापेंगे। इसमें PST के अंदर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मान्यता देख लीजिएगा, ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। ये यहाँ पे देख लीजिएगा, इन्होंने बताया गया है। और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर रखी गई है। और सीना यहाँ पे देख लीजिएगा, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए है, ये याद रखिएगा। और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर कम से कम इतना होना चाहिए। देख लीजिएगा 82 सेंटीमीटर फुलाने पर, ये देख लीजिएगा PST के बारे में बताया गया है।
ये देख लीजिएगा, न्यूनतम टिप्पणी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। मतलब बिना फुलाए जितनी आपकी चेस्ट होगी, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर उसका फुलाव होना अनिवार्य है, यहाँ पे इन्होंने बता दिया गया। महिलाओं की बात करें तो ये हाइट की बात कर लेती है, महिलाओं की ऊंचाई की बात कर लेते हैं। सामान्य और ओबीसी अनुसूचित जातियों की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। यहाँ पे वजन भी देख लीजिएगा, फीमेल के लिए वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा, इसे यथासंभव बोर्ड की वेबसाइट पर अब सूचनार्थ किया जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, बोर्ड की वेबसाइट आप देखते रहिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे, चयन तथा अंतिम योग्यता सूची देख लीजिएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल, मतलब पहले रिटन एग्जाम होगा, उसमें जो सफल होंगे उसके बाद डीवी और आपका पीएचटी में बुलाए जाएंगे, और उसमें जो सफल होंगे उसके बाद देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची, एक और लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बाद दृष्टि रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, ये यहाँ पे बताया गया है। 2 या 2 से अधिक, ये यहाँ पे देख लीजिएगा, टाई केस में ही बताया गया है। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी जो अधिमानी अर्हता यदि कोई हो रखते हो। 1 से अधिक अधिमानी अर्हता वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी का लाभ प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा बताया गया है, बेसिक सी चीज़ें हैं। अभी ये यहाँ पे छूट, ये वही बताया गया है, आयु में छूट वही है। SC ST जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे, यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य है। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो लोकल स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को ये आरक्षण का लाभ मिलने वाला है अभी तक। ये लंबवत आरक्षण ये यहाँ पे दे दिया गया है, देख लीजिएगा। अनुसूचित जाति को 5 वर्ष, ये ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं हम आराम से। अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष, OBC को 5 वर्ष, ये यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पे रिजर्वेशन इन्होंने दिया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, ये कोई आपके काम की चीज़ नहीं है। अब जो भी आपके काम की चीज़ है वो हम सारी डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर आप डिटेल से नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम पे ये नोटिफिकेशन शेयर कर दिया है, वहाँ से आप डिटेल से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो अभ्यर्थियों को ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी पुलिस की, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पढ़ के रीड करके एडवर्टाइजमेंट क्लिक करना होगा। तत्पश्चात आरक्षी कांस्टेबल पुलिस के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन क्लिक करके आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा, यहाँ पे ये बताया गया है भली बात ही। इसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट कटवानी है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी आप यूज़ करते हैं उससे आपको कटवानी होगी पेमेंट। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ये कभी उठाते नहीं हैं, वो अलग चीज़ है, आप कॉल करके देख सकते हैं। विकल्प एक ऑनलाइन शुल्क का भुगतान, ओके, हम देख लेंगे आगे अगर कोई मेन चीज़ है तो। ये डिजी लॉकर से देख लीजिएगा आप, ये थोड़ी सी बताई गई है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक कार्य से संबंधी आयु में छूट संबंधी अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हैं, ये डिजी लॉकर पर उपलब्ध होनी चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट वहीं से आप अपलोड करेंगे, ये इन्होंने बताया गया, उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध न है उनकी प्रकृति स्कैन करके अपलोड करें। मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर नहीं है तो पहले उनको स्कैन करके डिजी लॉकर पर आप अपलोड करें, उसके बाद डिजी लॉकर से आप जो आपका फॉर्म है उसके ऊपर अपलोड करें। ये इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है। फोटो एवं हस्ताक्षर की बात करें तो आवेदन पत्र अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो एवं हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करने होंगे। फोटो और हस्ताक्षर आपको अलग अलग अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन उल्लिखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 KB तथा अधिकतम 50 KB के हस्ताक्षर न्यूनतम, ये देख लीजिएगा साइज ये बताया गया इन्होंने, इस साइज के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप फ़ोटो साइन और करेंगे तो इस हिसाब से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखकर आपको अपनी चीज़ें अपलोड करनी है, यहाँ पे इन्होंने बताया गया है। हम नेक्स्ट आ जाएंगे, आवेदन प्रक्रिया ये देख लीजिएगा। यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे तो बेसिक सी चीज़ें हैं, बाकी आपकी कोई काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम आगे आ जाएंगे, भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश, ये भी कोई ज़्यादा, ये थोड़ा सा बताया गया। DBR जो बच्चे हैं वो ना फॉर्म भरे वगैरह वगैरह DBR कर दिया जाएगा अगर आप किसी गलत संगलत में पाए गए तो। ये परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लीजिएगा, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान में आपसे ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, आप डिटेल से देख लीजिएगा। जनरल नॉलेज में आपसे ये पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी में आपसे ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, और उसके बाद
संख्यात्मक न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी में ये आपसे पूछे जाएंगे, मैथ में आपसे ये पूछे जाएंगे, और जो रीजनिंग है उसमें आपसे ये टॉपिक्स पूछे जाने हैं। तो 4 सेक्शन आपको आने वाले हैं। 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, टोटल 300 मार्क्स का होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे और 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आप गलत आंसर चुनते हैं। आई होप मेरे द्वारा एक एक पॉइंट क्लियर किया गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा, ये डिटेल से इन्होंने सिलेबस दिया है। इन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी कीजिएगा। ये यहाँ पे नोटिफिकेशन ओवर भी हो चुका है। आई होप हमने अच्छे से क्लेरिफाई किया है इस नोटिफिकेशन को। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जनरल नॉलेज जीके जीएस जो है उसके लिए आप हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा कंटेंट आपको यहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। अभी हम जनवरी से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, प्लस ये क्विज रहने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल और जो अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए, उन दोनों के लिए एक कंबाइन जीके जीएस की क्विज हम स्टार्ट करने वाले हैं। डेफिनेटली आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से इन क्वेश्चनों को अपने एग्जाम में मिलेंगे। तो जीके जीएस की तैयारी के लिए आप बिल्कुल डेफिनेटली सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।